हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो आज एक बार फिर से हम लोग 10th क्लास का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम 10th क्लास में आपको दिया गया है आपकी बुक में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री को पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया है, तो इस चैप्टर में एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो एप्लीकेशंस में भी सबसे पहली हेडिंग अपने को क्या रखनी है? प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले क्या है कि इसका प्रैक्टिकली यूज क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम लोग घरेलू तौर पर अगर देखें तो जैसे बिल्डिंग्स होती हैं अपनी, पोल्स होते हैं, टावर होते हैं, या हम यूं बोलें कि लाइट हाउस से जो शिप होती है, ठीक है ना, उसकी डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते थे, उस चीज को मेजर करना काफी टिपिकली माना जाता था। तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से आसानी से मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यही इसका क्या है? प्रैक्टिकल यूज है। तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग डालेंगे, पहले तो आप चैप्टर का नाम समझ लीजिए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही हम लोगों को डिस्कस करना होता है, ठीक है। और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्रैक्टिकल यूज में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द मेन पर्पज ऑफ स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री इज टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ बिल्डिंग, पहला टावर, थर्ड क्या? टेलीफोन पोल, ट्री, विड्थ ऑफ रिवर, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, एसेट्रा। मेन पर्पज क्या है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का कि इसकी हेल्प से हम लोग किस किस को डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्डिंग की हाइट को, टावर को, पोल, टेलीफोन पोल को, ट्री को, विड्थ ऑफ रिवर, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस एंड एसेट्रा। जबकि ये मैंने बताया है, ऑल्दो इट इज नॉट इजी टू मेजर देम, इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बट वी कैन डिटरमाइन दीज थिंग्स बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन सभी को हम आसानी से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बिफोर डूइंग सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस सम नेसेसरी डेफिनेशंस। तो इनको हम लोग समझने से पहले, इनको हम लोग डिटरमाइन करने से पहले कुछ नेसेसरी डेफिनेशंस को जान लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम सीख लेते हैं। सबसे पहली टर्म जो है, जो डेफिनेशन है, वो जो हमें जाननी है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये केवल नॉलेज के लिए मैंने बताया है, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, बस अपने को पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो प्रैक्टिकल यूज क्या मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी इसलिए किया गया है कि जिसकी हेल्प से हम लोग बिल्डिंग की हाइट, टावर, है ना, और टेलीफोन पोल, ट्री, रिवर की जो विड्थ होती है, डिस्टेंस जो होती है लाइट हाउस से शिप की कितनी डिस्टेंस पे अभी ट्रेवल कर रहा है और लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है, इन सभी के बारे में मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। बट हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से इनको अगर डिटरमाइन करते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का पर्पज एक ही है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे करना है हाइट एंड डिस्टेंस में। कैसे करना है? तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, फिर प्रॉमिस है कि आप कोई भी 10th स्टैंडर्ड का या NTSC ओलंपियाड का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टर्म है लाइन ऑफ साइट। आप हेडिंग डालें लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट में क्या लिखा हुआ है? व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एन ऑब्जेक्ट देन द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्वर होता है, जब ऑब्जर्वर की आई से, ऑब्जर्वर किसको लुक कर रहा है? किसी ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ज्वाइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब इसको समझने के लिए
मैंने बहुत आसान बनाया है आपके लिए, इसको समझेंगे कैसे, समझो, क्योंकि डेफिनेशन तो लिखने को आनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बट इस डेफिनेशन को क्लियर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चूहा भैया लिया, ये क्या है, चूहा भैया, जानते हो सब लोग, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिया, एक एप्पल ट्री लिया, ये देखें ये एप्पल ट्री आ गया। अब चूहा भैया क्या करेगा, जो ये एप्पल है इसको ये देख रहा है, क्योंकि इनको खाना है ना, होता है ऐसा है। तो ये चूहा भैया क्या कर रहा है, इस एप्पल को देख रहा है। तो ये चूहा भैया हमारे लिए क्या हुआ, यहां ऑब्जर्वर, ये क्या है हमारा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। और ये हमारे लिए जो ट्री है, और ट्री में भी पर्टिकुलर हम अगर एप्पल की बात करें तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको ऑब्जर्वर देख रहा है। ऑब्जर्वर देखेगा कहां से, अपनी आई से। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ज्वाइन होती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। देखते हैं कैसे होती है, ये देखो इन्होंने तीर छोड़ दिया है ना, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। फिर से समझे कि व्हेन ऑब्जर्वर क्या करता है, लुक्स द ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। सिंपल है, ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है कि एक्चुअली लाइन ऑफ साइट क्या होती है। पहला टर्म स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे तो हमारे कोर्स में दो एंगल से काम चल जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट एक केस और बनता है एनटीएससी ओलंपियाड में, सब टेंडेड एंगल। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहला यहां पे डेफिनेशन क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन में, कि व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज an object situated in upward direction, the angle from the line of sight with the horizontal line is called angle of elevation। क्या मतलब हुआ कि जब कोई ऑब्जर्वर क्या करता, ऑब्जेक्ट को देखता, और ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जर्वर से ऊपर की ओर हो। अगर कहीं ऑब्जेक्ट यहां है, मैं अपने हाथ को ऑब्जेक्ट मान ले रहा हूं, और मैं ऑब्जर्वर, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस हाथ को अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए हाथ क्या है, मुझसे ऊपर की ओर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हल्का सा नजरें उठानी पड़ेंगी, है ना। तो अब मेरी आई और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ एंगल। तो यहां पे देखें एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां पे देखें इसको कैसे समझेंगे। ये मेरा बंटी है, ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। बंटी क्या कर रहा है, उड़ती हुई चिड़िया को देख रहा है। तो उड़ती हुई चिड़िया को देखेगा तो नजरों से ही देखेगा, तो इसकी आई से, ये ऑब्जर्वर है मेरा और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग कौन सी कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। अभी पीछे पढ़ के आए, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, ये। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, अर्थ सरफेस के जो प्लेन सरफेस है उसके पैरेलल जो लाइन होती है। अब ये कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस पे ही होगा, ठीक है। अब ये अर्थ सरफेस पे अगर है, यहां पे आप समझ लें ये अर्थ सरफेस है, ठीक है ना, और इसके पैरेलल जो लाइन है दिस इज, ठीक है ना। अब समझ लें इसके जो पैरेलल लाइन है ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फिर से समझ लें, और इन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा हुआ, ये हुआ, इसको मान ले रहे थीटा। मैंने क्या बताया है यहां पे कि जब कोई ऑब्जर्वर अपने से ऊपर रखे ऑब्जेक्ट को देखता है तो उस समय लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल है, आप डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि बंटी यहां क्या कर रहा है, उड़ती हुई चिड़िया को देख रहा है, ठीक है। और यहां पे बंटी की आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ज्वाइन कराते हैं दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, और अर्थ सरफेस के पैरेलल जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मींस हमेशा और हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ऑब्जर्वर अपने से ऊपर रखे ऑब्जेक्ट को देखेगा। या यूं बोल दें, हम लोग जब क्या है ऐसे करके देख रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब मैंने क्या किया, गर्दन उठाई
तो यहां पे क्या बनेगा मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन नाम कहां से आया, आप लोग मॉल में जाते हैं, एलिवेटर्स देखते हैं, सीढ़ियां होती है ना चलती हुई, तो नीचे से ऊपर की ओर एलिवेटर, डाउनवर्ड भी आती हैं, अपवर्ड भी जाती हैं, तो यहां अपवर्ड डायरेक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट, यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको नीचे की ओर दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे डिप्रेशन एंगल में जहां पे हम लोगों ने वहां लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन में वर्ड लिखा था अपवर्ड, वहां पे हमें केवल क्या लिख देना है, डाउनवर्ड। तो अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, बट ऑब्जेक्ट कहां है, उससे नीचे की ओर। तो वहां पे क्या होगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो अब एंगल बनेगा वो क्या होगा, डिप्रेशन एंगल या एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं कि ये अर्थ सरफेस पे ये घर बना हुआ है, ठीक है ना, और यहां पे बंटी का केस आ चुका था तो मैं बबली ले रहा हूं, ये बबली है, ठीक है ना। अब बबली हमारा यहां ऑब्जर्वर का वर्क कर रही है और ये क्या कर रही है, इस अर्थ सरफेस पे यहां पे क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। अब वो ऑब्जेक्ट कौन होने वाला है, मान लो मैंने एक बॉल ले ली, क्या ले ली, ये बॉल है। तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो जॉइनिंग लाइन होती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, और इस अर्थ सरफेस के पैरेलल जो लाइन होगी इसके आई से वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीजें आपने क्लियर कर ली हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब ऑब्जर्वर अपने से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखता है, और जब अपने से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड का ही केवल डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, और आप इसको केवल समझने के पर्पज से आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप यहां पे समझेंगे, मतलब हमने यहां पे क्या चीज समझ ली है वो देख लें एक बार जल्दी से। इसी चीज को मैं थोड़ा स्लाइड कर दूं। मैंने आपको ये बताया हुआ है यहां पे कि ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, या मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और यहां भी एक मैंने लाइन ऑफ साइट बनाई। तो यहां पे मतलब ए ऑब्जेक्ट है, यहां मतलब बी ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जर्वर जो है वो क्या करेगा, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अब ये ऑब्जर्वर मान ले रहे हैं, मैं इस तरीके से ले रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या है, किसी अर्थ सरफेस पे ही है। अब यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे अभी बॉल रखी थी, यहां पे अभी चिड़िया उड़ रही थी, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, अब यहां पे मैं कुछ भी इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है, ये बतख टाइप की बट चिड़िया है, ठीक है, ये समझ लेना। तो यहां पे हमने क्या देखा है कि यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, अर्थ सरफेस के पैरेलल लाइन है, और ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अपवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्जर्वर देखता है तो क्या होता है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और यहां पे क्या बनना है अपने पास, यहां पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने बताया, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को अपने से नीचे की ओर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखेगा तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में डिप्रेशन एंगल बनने वाला है, और ऑब्जर्वर जब अपने से ऊपर रखे ऑब्जेक्ट को देखता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला क्या होता है, एलिवेशन एंगल। दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे की ओर एक नजर में मैंने यहां पे कुछ खास बात लिखी है, जैसे मैं बार बार यूज कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली क्या है, तो मैंने अभी बताया था कि अर्थ सरफेस के पैरेलल आप देखते हैं क्या कि हमारे पास जो प्लेन लेवल होता है, यहां पे आप क्या देख के चल सकते हैं, जो प्लेन लेवल होता है किसके पैरेलल, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं अर्थ सरफेस मान के चलूं, और मैं इसके पैरेलल अगर यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरे लिए क्या होगा, अर्थ सरफेस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो वहां पे क्या बनेगा, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अर्थ सरफेस के पैरेलल में किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां बनेगी, ये, और ये क्या बनेगी, अगर मैं किसी चीज को ऊपर की ओर देख रहा हूं तो लाइन ऑफ साइट। तो वहां पे ध्यान रखना कि प्लेन लेवल जो कि पैरेलल होता है अर्थ सरफेस के, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उस प्लेन पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन,
हॉरिजॉन्टल प्लेन के ही पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल टर्मिनोलॉजी है, कुछ खास नहीं है, बट ये एसेंशियल डेफिनेशन है जो अपने को आनी चाहिए। ठीक, अब यहां पे मैं बात कर दूं, एक छोटे छोटे दो पॉइंट हैं जो अपने आप में बहुत काम के पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर इज ऑल्सो डबल, ऑब्जर्वर फुट ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्वर इज ऑल्सो डबल्ड, देन एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम। इसका मतलब क्या, वो समझ लें। इसका मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास, मैंने ये एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और एक मैंने ये डायग्राम बनाया। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर के लिए यहां पे मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने ये किया कि मैंने मान लिया, सपोज करो कि ये टावर है ए बी, ठीक है, ये मेरा कोई टावर है ए बी, ये मान लो यहां कोई ऑब्जर्वर है सी, ठीक है। तो ए बी एक टावर लिया, सी ऑब्जर्वर ले लिया, यहां पे मैंने ये इसकी टावर की हाइट ली h, और यहां पे मैंने इसको पी क्यू आर ले लिया, सपोज करो, मान के चलो समझने के लिए, ठीक है। और यहां पे मैंने टावर की हाइट ले ली 2h, और ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर अगर डबल कर दी जाए, पहले h थी तो अब मैंने कितना कर दिया है 2h, और फुट ऑफ द टावर से जो ऑब्जर्वर की बीच की जो डिस्टेंस है, अगर यहां पे डिस्टेंस मान लो ये d है स्मॉल, और अब मैं इसका डबल कर दूं कितना 2d, तो मैंने यहां पे दो बार काम कर लिए हैं कि मैंने यहां पे क्या बताया है कि टावर की हाइट को डबल करके दिखा दिया दो अलग अलग डायग्राम में, और मैंने जो डिस्टेंस ली थी फुट ऑफ द टावर और ऑब्जर्वर के बीच की, उसको भी मैंने इस डायग्राम में क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इससे ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहां पे बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी बोल लूं, यहां थीटा ले लो, यहां पे आप कुछ और ले लें, अल्फा ले लो, तो यहां पे थीटा और अल्फा इस केस में कैसे होंगे, सेम होंगे। कैसे होंगे, सेम, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर हुई, ये सेम होंगे। अब एक पॉइंट क्लियर हुआ, अगर मैं किसी भी टावर की हाइट, पहले जितनी टावर की हाइट थी h, अब मैंने उसी टावर की हाइट कर दी 2h, और टावर के फुट से जो ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस से पहले थी d, अब मैंने कर दी 2d, तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे भी देख सकते हैं कि सर इसको हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो मेरे भाई देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं सपोज करो ये एंगल क्या लेके चलूं, अभी मैंने क्या किया, यहां पे tan थीटा लगाया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए tan थीटा, और tan थीटा में मैंने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये h है, बेस अपने पास d है। अब यहां पे थीटा हमारे पास, मैं सपोज करके लेके चल रहा हूं, ये tan 60 की वैल्यू है, किसकी, tan 60 की। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं tan अल्फा लेके चलूं तो tan अल्फा यहां से क्या लिखने वाले हो, परपेंडिकुलर है 2h, और ये यहां पे बेस कितना है 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या है, क्योंकि अगर मैंने यहां पे डबल किया है तो यहां भी डबल किया है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे h अपॉन डी, और h अपॉन डी का जो रेशियो था वो tan 60 का भी बन रहा है पहले वाले डायग्राम में, तो यहां से अल्फा भी कितना आया, 60 डिग्री आया। तो मैथ में हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि ऐसा कैसे, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर ऐसा केस आ जाए जिस केस में टावर या टावर की जगह कोई भी बिल्डिंग, पोल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसकी हाइट को डबल करा दिया जाए और ऑब्जर्वर से उसकी फुट की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दोनों में सेम, ठीक है, तो क्या होगा, उस जगह उनके एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होंगे। गॉट इट। अब यहां पे एक पॉइंट और है, क्या पॉइंट है मैं उसको समझ ले रहा हूं, थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पे देखेंगे, मैं साइड रफ कर देता हूं, यहां पे समझ लें थोड़ा सा। यहां पे देखें कि अब थर्ड पॉइंट में कह रहा है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन। अगर मैंने एक टावर के रूप में, बिल्डिंग ले सकते हो, टावर ले सकते हो, पोल ले सकते हो, मैंने सपोज करो यहां एक टावर लिया, ठीक है ना, यहां पे मैंने क्या किया, एक टावर ले लिया, ये टावर है, ठीक, और यहां पे ये टावर है मेरे पास, ठीक, और ये मेरे पास
क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहां पे अगर आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैंने क्या किया, समझना बहुत आराम से, मैंने ये बताया है, इधर समझ लें कि जब ऑब्जर्वर मूव करता है टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन अपने पास ये, अगर मैंने टावर मान लिया, ये टावर है अपने पास, ठीक है, या परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हो आप इसको, और ऑब्जर्वर मेरे पास ये है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन दैट इज टावर, तो यहां पे क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। अगर मेरे पास, इसका मतलब समझ लें, इसका मतलब समझ लें, इसका मतलब समझ लें कि ये है अपने पास, अब इस चीज को समझना, दोनों पॉइंट में पढ़ दे रहा हूं, when ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन देन एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस। अब इस चीज का मतलब समझे, अगर ऑब्जर्वर ये है और ये टुवर्ड्स द टावर या परपेंडिकुलर लाइन की ओर अगर चल रहा है, तो यहां पे क्या होगा, अगर पहले एंगल यहां पे मान लो, यहां पे पहले एंगल अपने पास सपोज करो, यहां पे क्या है, मैंने लिया ये थीटा, और अब ये इस दर की ओर चल रहा है, तो यहां से भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, मान लो यहां जाके रुक गया, तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मान लो अल्फा। तो यहां थीटा और अल्फा में हमेशा कौन सा बड़ा होगा, अल्फा। अब दोनों पॉइंट यहां से क्लियर कर लो कि ये ऑब्जर्वर है और ये टावर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, पहले वाले एंगल से अब ये अल्फा जो बन रहा है वो कैसा होगा, ग्रेटर होगा। अगर इसका वाइस वर्सा में बोलूं कि यहां पे ऑब्जर्वर था और अब ये किधर की ओर आ रहा है, टावर से दूर आ रहा है, तो दूर आने पर ये जो एंगल है थीटा वो कैसा है, स्मॉलर। इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पे पहले हमारे पास अगर ये अल्फा ले लें, अगर ये, तो हमारे पास अगर मैं जैसे जैसे इधर आऊंगा तो ये कैसा हो रहा है, झुकाव। आप देखें, अपने मकान को देख लेना, ठीक है, मैं जैसे दूरी से अपने घर को देखता हूं तो मुझे आसानी से ऐसे नजर आ जाएगा, और जब मैं घर के बिल्कुल पास जाके देखूंगा तो मुझे घर ऐसे करके देखना पड़ रहा है। तो आप खुद से अंदाजा लगाइए, यहां पे मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पे बहुत आराम समझेंगे, अगर मान लो ये 30 डिग्री है, तो यहां पे ये बनने वाला एंगल जरूरी नहीं कि 2 टाइम्स हो, ग्रेटर होगा, 45 हो, 30 से ज्यादा होगा, भले 35 हो, मतलब ग्रेटर होगा। क्लियर हो पा रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको कुछ इस तरीके का बना दिया जाए कि कोई भी एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग से कोई पर्सन है, ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, और अब ये ऑब्जर्वर बिल्डिंग की ओर चल रहा, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो इतनी डिग्री का है। तो ध्यान रखना, बच्चा कभी कोई कंफ्यूज हो जाता है कि किधर की ओर, तो आप साफ साफ देखें, अगर आप टावर की ओर जा रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल किधर लेंगे, टावर के पास, और वहां से दूर की ओर जा रहे हैं तो छोटा वाला एंगल लेंगे दूरी पर, मतलब ओवरऑल बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, टावर के पास वाला। ठीक, आप वैसे भी देख सकते हैं कि यहां से हम लोग कैसे चल रहे हैं, इस तरीके से। तो ये पॉइंट है कुछ खास, यहां पे कुछ नया नहीं है, मैं आपको एक बार जल्दी से फिर से बता दे रहा हूं कि आपको क्या ध्यान देना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पहले, तो आप पूरी कहानी में दोबारा बता दे रहा हूं एक बार जल्दी से, बहुत मजा आने वाला है, बट यहां पे आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है। मैं ये एक चीज बता रहा हूं कि आपके पास, आपने क्या क्या सीखा, आपने कहा कि ये कोई लाइन है, अर्थ सरफेस, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, सपोज कर लो कि ये इस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूं, और यहां पे ये अर्थ सरफेस पे इसके पैरेलल जो लाइन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, और यहां से मैं इसको देख रहा हूं। ये मत कहना कि सिर के ऊपर से कहां नजरें आ गई, मैं आपको इमेज करके बता रहा हूं, ठीक है, कि मैं इसको देख रहा हूं। तो यहां से अगर आप यहां से आप देख रहे हैं लगातार, तो ये बनने वाला एंगल, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों चीजें आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मानूं, ऑब्जर्वर ये अगर है
और ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और जॉइनिंग लाइन जो ये होती है, ये लाइन ऑफ साइट होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो ये इस प्लेन लेवल के पैरेलल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, और हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे ये एलिवेशन एंगल हो गया। और अब मैं रिवर्स कर दूं कि थोड़ी देर के लिए अब मैं इसको क्या कर लूं, अगर मैं इसको ऑब्जर्वर कर लूं, ऑब्जर्वर, और इसको ऑब्जेक्ट कर दूं, ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास जो एंगल बनने वाला है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। और यहां पे आप चीज ध्यान रखना, यहां पे मैंने दो बातें और बताई थी, आपने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसके साथ साथ दो केसेस पढ़े कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि ये कोई टावर की हाइट h है और d डिस्टेंस पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहां से बनने वाला एंगल अभी थीटा है, मतलब एलिवेशन एंगल। अगर इस टावर की हाइट को हम बढ़ा दें, इस टावर की हाइट को और डिस्टेंस को बढ़ा दें, बढ़ाने पे भी क्या है, इसका 3 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स कर दें, ठीक है ना, तो यहां बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो भी अभी कैसा रहेगा, सेम होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर मैंने क्या बताया, अगर कोई टावर है और टावर से मान लो कि आप यहां पे एंगल बना रहे हैं, कोई एंगल ये आपके पास थीटा है, और जब टावर की आप और आएंगे तो यहां पे मतलब आप इधर से चल के यहां तक आ गए, तो यहां पे बनने वाला एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा इस एंगल से जो कि टावर से दूरी पर है। ये कोई टावर है, ये भी। इतनी चीजें अपने लोगों ने की। और एक चीज कि जैसे मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया, सपोज करो बॉल, चिड़िया, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब आप कहेंगे ऊपर की ओर बॉल, अरे यार बॉल फेंकी, उसी समय आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो अब मूवमेंट में नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट में मान के चल रहा हूं, ठीक है, हवा में। अब देखेंगे यहां पे क्या है हमारे पास, सपोज करो कि अगर मैं ऐसी बात करूं कि यहां पे कोई पतंग उड़ रही है, सपोज करो ये काइट है, ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे तो बनने वाला एंगल जो होगा, अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट को देखेंगे, ठीक है ना, तो बनने वाला एंगल एलिवेशन एंगल होता है। और इसी में मैं आपको क्या करूं कि इसी में मैं आपको ऐसे कहूं कि ये h हाइट पे उड़ रही है और यहां पे मुझे क्या करना है, ये एंगल और ये कंप्लीट में एंगल लेके चल रहा हूं, इस तरीके समझ लीजिए, ये इस तरीके समझ लीजिए। अब मुझे इस एंगल का जिक्र करना है जिसमें ये कंप्लीट तौर पे दिखाई दे, तो यहां पे ध्यान रखना मेरे भाई कि ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन था, बट ये हमारे पास जो होगा ये सबटेंडेड एंगल होता है। क्या होता है, सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर, अभी मैंने बताया था बबली के केस में कि यहां पे ये बबली है, ठीक है ना, और बबली क्या कर रही है, घर पे खड़ी हुई है छत पे, और यहां से ये नीचे की ओर अर्थ सरफेस पर रखी हुई बॉल को देख रही है। तो यहां से हमने क्या बताया था कि ये जब यहां से अपना कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट अभी मैं बॉल के पर्टिकुलर किसी पॉइंट को देख रहा हूं, ये बॉल है तो बॉल का पर्टिकुलर कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं कंप्लीट इस बॉल को देखना चाहूं, कंप्लीट, तो कंप्लीट देखने के लिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दें कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा क्या होगा, सबटेंडेड एंगल। कौन सा होगा, सबटेंडेड एंगल। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी कुछ बड़ी चीजें नहीं है। और पर्टिकुलर मैं ऐसे ले लेता कोई भी ऑब्जेक्ट और फिर मैं इसकी हाइट को इस तरीके से दिखा के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जैसे करके बना लेते हैं हम, तो इसका मतलब ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं सबटेंडेड एंगल का। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन अपना आसान हो जाएगा। तो हमने पढ़ा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, क्या होती है लाइन ऑफ साइट, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या होता है जिस केस में हमें टावर की हाइट और ऑब्जर्वर से फुट ऑफ टावर के बीच की डिस्टेंस को सेम टाइम्स मल्टीपल कर दिया जाए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास और एक केस आया था, क्या बताया था मैंने कि जब ऑब्जर्वर क्या करता है, अगर
किसी भी परपेंडिकुलर लाइन, वो कोई बिल्डिंग टावर कुछ भी हो सकता है, कि और जब बढ़ के आता है तो हमेशा और हमेशा एंगल इंक्रीज होगा, और जब उससे दूर की ओर जाएगा, अब यहां होता इधर की ओर जाता तो एंगल डिक्रीज होता। आपको पता है थीटा डिक्रीज है। और अगर मैं कहूं इधर से उसकी ओर आ रहा है, बिल्डिंग की ओर आ रहा है, टावर की ओर आ रहा है, परपेंडिकुलर लाइन की ओर आ रहा है, तो हमेशा एंगल इंक्रीज होता है। इतनी चीजें दिमाग में रखो, इसको कोई रटना नहीं है यार, सिंपल है, लॉजिक लगेगा इसमें, चीजें आपको कोई भी रटने वाली नहीं है, ठीक है। अब इससे होने वाला क्या है कि अपने में पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। यहां पे वर्ड प्रॉब्लम का कतई मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रामेटिकल इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, आप उस चीज को समझें। यहां पे आपने केवल क्वेश्चन को समझ के अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन तो बस चुटकियों का खेल है मेरे भाई, करके देखें। चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन क्या है कि अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। इसका मतलब क्या कह रहा है, समझ लें कि अगर मेरे पास ये एक टावर है, ठीक है, और इसकी जो टावर है उसकी हाइट कितनी दी है 100, यहां पे मैं टावर के बाद मैं ऐसे बना ले रहा हूं कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को फाइंड करना, इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट फुट। जो पॉइंट है वो क्या है, इसके टावर के फुट से 100 मीटर दूरी पर है। तो देखें मेरे भाई, ये 100 मीटर दूरी पर है, ये 100 मीटर की डिस्टेंस है कहां तक, फुट ऑफ द टावर, ठीक है। अगर मैं मान लो ये ए बी एक टावर लेके चलता हूं और ये सी कोई ऑब्जर्वर मान लेता हूं, और यहां पे मैंने क्या बताया कि टावर के फुट से 100 मीटर दूरी पर जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट से एलिवेशन एंगल बताना है टॉप ऑफ द टावर का। तो टावर का टॉप भी ले लो भैया, ये लो, ये टावर का टॉप हो गया, ठीक है। और ये अपने से अब पूछ रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जब टावर की हाइट कितनी दी हो, 100√3 मीटर की दी हो। बहुत सिंपल है, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 100√3 मीटर का एक टावर है इतनी ऊंचाई का, और उस टावर के फुट से एक पॉइंट कितनी दूरी पर लिया गया है, 100 मीटर की दूरी पर लिया गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमेशा आपको मैंने बताया लाइन ऑफ जॉइनिंग जो होती है, लाइन ऑफ साइट ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, इसके बीच में बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये अपने से पूछा जा रहा है, आप गौर करो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से इसको कैसे हम आसानी से मैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज बताओ मेरे को कि आपके पास इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, परपेंडिकुलर और बेस के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसका रेशियो आता था, आपको ध्यान होगा, tan का और cot का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो tan, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो cot, ठीक। अब यहां पे देखें, इसका अभी मैं आपको केवल समझाने के पर्पस से बता रहा हूं। अगर मैं tan थीटा लेके चलता हूं, अब इसको आप लिख सकते हैं, कंसीडर दैट AB इज अ टावर एंड BC इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द ऑब्जर्वर पॉइंट, ठीक है ना, एंड थीटा इज द एलिवेशन एंगल। तो इस तरीके से लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, कुछ टिपिकल नहीं होती है, ठीक है। और यहां पे tan थीटा में आपको थीटा बताना है, तो tan थीटा होता क्या है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है AB, और बेस अपने पास क्या है BC। आप देखेंगे tan थीटा यहां पे हमारे पास AB कितना 100√3 इतने मीटर, यूनिट का विशेष ध्यान रखें, अपॉन ये कितना BC 100 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 100 से 100 कैंसिल हुआ, tan थीटा क्या आया √3/1, दैट मींस √3, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। कंपैरिजन कर लो, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से अपने पास क्या आ चुका है, थीटा 60 डिग्री आ चुका है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इतनी चीजें, ठीक है ना। ये अपने पास फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ, दैट इज एलिवेशन एंगल, ठीक है। एलिवेशन एंगल कितना आया अपना 60 डिग्री। और एक चीज, ये अभी अपने लोगों को स्टेप वाइज कैसे करना है, वो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, पर स्टार्टिंग हमेशा, शुरुआत हमेशा 0 से ही करो, ज्यादा बेहतर है,
ठीक है ना। अभी और अच्छे अच्छे केस भी आएंगे, बट शुरुआत अपने को आनी चाहिए। पहला तो मेरा मकसद ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में दिए हुए रेशियो से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और फिर जो चीज पूछी जाए उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं आसानी से, जैसे और केसेस भी करने वाले हैं। अगर इस चीज को यही एनटीएससी वगैरह में दिया होता है और विद इन 2 या 3 सेकंड में आपको करना होता है, तो आपको क्या देखना है कि अगर रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे 100 कॉमन मिलेगा, 1:√3 आ जाएगा और 10 में √3/1 मिलेगा। √3 किसका होता है? 60 डिग्री का होता है। तो कोई बच्चा डायरेक्ट टिक कर देगा किस पे? 60 डिग्री पे। किस पे? अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये √3 अगर 100 हटाते तो ये 1 है और 10 में √3/1 का मतलब tan थीटा अगर √3 आएगा √3/1, तो आप मुझे बताओ ये √3 किसका होता है? tan 60 का होता। तो आसानी से आप यहाँ से क्या बता सकते हो? थीटा कितना आने वाला है? 60 डिग्री। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे रहे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, समझ लें यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से समझ लें आप। चलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है। तो ये टावर है, ठीक है, और ग्राउंड पे 30 मीटर डिस्टेंस पर क्या कर रहा है? टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। तो ये हमने मान लिया 30 मीटर डिस्टेंस और यहां से हमारे पास क्या है? ये क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है कितने का? आपके पास 30 डिग्री का। तो मेरे भाई बहुत आसान है। ये क्या है हमारे पास? ये सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये मेरा क्या है? ए बी एक टावर है और टावर्स पे क्या कह रहा है? टॉप ऑफ द टावर से पॉइंट सी पर ये क्या कर रहा है? ग्राउंड पे जो पॉइंट सी है उस पर 30 मीटर दूरी, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर। तो बेटा ये 30 मीटर अपने को दिया गया है। ये 30 मीटर दूरी पर क्या हो रहा है? हमारे पास 30 मीटर दूरी पर एलिवेशन एंगल बन रहा है जो कि कितना है? 30 डिग्री का है। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट को मान लिया मैंने h। क्या मान लिया मैंने? h, ठीक है, ये मैंने मान लिया h। तो बहुत सिंपल है, उसमें एंगल पूछा था, इसमें हाइट पूछ लिया। तो आप क्या लगाएंगे? अब अपने पास परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो मिलना है। यहां पे बेस है, ये परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए, तो यहां पे लगाएंगे tan 30। tan 30 क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है अपने पास? h/30। भाई tan के लिए क्या लोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे। परपेंडिकुलर हमने हाइट ले ली h और बेस हमारे पास 30 मीटर है, तो इसको मीटर में लिखना है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। h/30 मीटर है। यहां से आपको हाइट निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 30 मीटर अपॉन क्या आ जाएगा? √3, ठीक है। अब रूट अपॉन में होता है तो सिंप्लीफाई और कर लीजिए, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो √3 से √3। तो यहां पे क्या बनने वाला अपने पास कि h इक्वल क्या आ जाएगा? 30√3 मीटर और यहां पे आ जाएगा अपॉन √3 इंटू √3 3 से ये 10 टाइम चला जाएगा तो हाइट आ गई 10 इंटू √3। 10√3 इतने मीटर आ गई। क्या आ गई? 10√3 मीटर, ठीक है। ये अपने पास फाइनल आंसर हुआ। अब हो सकता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको ऐसे ना देखे, वो ऐसे दे दे। अब 10 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7321, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 17.32 मीटर भी अगर कहीं ऑप्शन दिया तो एक ही चीज है, आंसर वही है, ठीक है ना। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, बस मैंने √3 की वैल्यू 1.732 यूज कर ली है। इसको जल्दी से आप देख सकते हैं यहां पे। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब देखो एक पतंग ले लो मेरे भाई, यहां पे मैं क्या कर ले रहा हूं? पतंग ले रहा हूं, ठीक। चलो बना ले रहे। ये मेरे पास एक काइट है, ये काइट, ठीक है। अब ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसमें ड्राइंग का कोई मकसद भी नहीं है। ये काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पे है, ठीक है। ये मैंने इसकी हाइट दिखाई है, ये कितना है? 60 मीटर। फिर कह रहा है 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल ले लो, ठीक है ना, ये ग्राउंड है अपने पास। और यहां पे वो कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट ले लो कोई ग्राउंड पे, ठीक है ना। मैं इसको मान ले रहा हूं यहां पे P, ये Q, ये मैंने पॉइंट ले लिया R।
और इस पॉइंट आर पर वो कह रहा है इसको टाइटली टेम्परेली थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, टाइट करके बांध दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत ऊंची उड़ रही है और हम लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट छत पे देखा और उस पर हमने पतंग को अच्छी तरीके से बांध दिया। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच, टाइटली इसको बांध दिया। ध्यान रखना टाइटली ऐसे बांधना है कि इसकी जो रोप है, ये जो धागा है, ठीक है ना, इसमें कोई भी ढील ना हो। टाइटली वो कह रहा है टेम्परेली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमने ये एक पतंग की हाइट ली जो 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रही है, ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट लिया जिस पॉइंट पे हमने इसको बांध दिया, ठीक है, टाइटली। और कह रहा द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन का मतलब ऊपर की ओर यहां पे पतंग है तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये थीटा दिया है अपने पास 60 डिग्री, एलिवेशन एंगल ही दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, अब ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखेगा, बांध के जाएगा तो सीधी बात पतंग इसके ऊपर की ओर है, तो मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और ये कह रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी, ये आपको बताना है कितना होगा स्ट्रिंग की। ठीक है, अब स्ट्रिंग की लेंथ आपको बतानी है, मैंने एज्यूम कर ली L। एक चीज बताओ अपने को कि यहां पे अपने पास क्या होगा, हमारे पास एक चीज कह रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब ये मान के चलना है कि इसमें कोई भी ढील नहीं है। अगर मैं अभी इसमें ऐसे करके धागा तो ऐसे होता ना, ये नहीं है, ये मान चलना है इसको हमने टाइटली बांध रखा है। ठीक है, अब मेरे भाई बहुत सरल हो गया, पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर, किससे, ग्राउंड लेवल से, और ग्राउंड लेवल से एक पॉइंट लिया गया है जिस पॉइंट पर इस पतंग को क्या किया है, स्ट्रेच किया गया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइट करके इसको बांध दिया गया है टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जो बनने वाला इंक्लाइनेशन एंगल है, दैट मीन एलिवेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो इस लेंथ बतानी है इस स्ट्रिंग की, कि ये स्ट्रिंग जो धागा है, जो रस्सी है, वो उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो बहुत सरल हो गया। आप तो अब मुझे बताइए आपके पास कौन कौन से पॉइंट हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर अपने पास देखेंगे तो ये मेरे पास क्या हुआ है, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हुआ, इसके लिए हाइपोटेनस हुआ। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो किस में आता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, साइन में और कोसेक में। तो साइन को ले लें तो यहां पे यूज कर लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन क्यों लिया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का केस मिल रहा है, के बीच में हमें डिस्कस करना है रेशियो। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, साइन 60 का मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर है 60 मीटर और ये हाइपोटेनस है L, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 60 मीटर, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। यहां से लेंथ निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 120/√3 आ जाएगा, इतने मीटर। अब वही चीज हो गई, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, 120/√3, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पे तो ये 120/√3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहां पे, और ऊपर ये √3 चल रहा। मीटर अपने पास यार यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है, ये 33 से 40 टाइम चला जाएगा तो 40√3 मीटर। तो ये आ गई अपने पास लेंथ ऑफ, क्या ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो चुका है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आया, साइन 60 का यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और इससे हमने L निकाल लिया कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके, जिसका आंसर फाइनली क्या आया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये हाइपोटेनस इसके अंदर है, इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस था, रेशियो लगाया, सिंप्लीफाई किया और यहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां पे हम लोग देखते हैं द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट। अब उसी पतंग के को देखते हुए एक नया क्वेश्चन और बनाया गया, बस यहां पे ध्यान देना है, उसी जैसा क्वेश्चन, बस कोई चीज जो पहले दी गई होगी वो इसमें मिस कर दी होगी। ठीक है, उसी को पूछ लिया होगा। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। अब जो पतंग की स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो अब गिवन है, पहले में पूछी गई थी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहां पे अपने को क्या बना लेना, वही स्ट्रिंग, ये पतंग है
और यहाँ पे किसी ना किसी हाइट पे उड़ रही होगी, और यहाँ किसी ना किसी ग्राउंड लेवल पे जो स्ट्रिंग होगी वो इस ऑब्जर्वर के हाथ में जो होगी, वो मान लिया ये कितनी हमें लेंथ दी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है, इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है। अब मेरे भाई आपको बता रहा है कि 100 मीटर की लंबी स्ट्रिंग है, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये अब स्ट्रिंग कितनी है, 100 मीटर की है, ये ध्यान रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यहां से 60 डिग्री का बन रहा है। और अब आपसे पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब हमसे h पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, अब हमसे पूछ ले रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है अपने पास, फिर से लगा लो। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का केस आ गया, साइन लगा दो। अभी बताया था मैंने साइन 60 डिग्री, तो क्या आने वाला साइन का मतलब परपेंडिकुलर h लेंगे हम लोग काइट की हाइट को ग्राउंड लेवल से, और हाइपोटेनस कितना 100 मीटर। बहुत सिंपल है, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, ये हो जाएगा h 100 मीटर। अब यहाँ से आप h निकालेंगे तो आप 100 √3/2 कर देंगे, और इतने मीटर चल रहा है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 √3 मीटर आ जाएगा। अब चाहे पॉइंट में दिए तो √3 की वैल्यू रखे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, उसी जैसा है। बस उसमें क्या था, ये लेंथ स्ट्रिंग की, इसमें भी कोई भी लैक नहीं रखना है, ठीक है। देयर इज नो स्लैक, देयर इज नो स्लैक, कोई भी ढील नहीं रखनी यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेली मान लिया गया। तो स्ट्रिंग की लेंथ वहाँ पूछी गई थी, यहाँ दे दी गई, वहाँ हाइट दी थी, यहाँ पे हाइट पूछी गई है। तो दो रेशियो में से कोई भी एक रेशियो अननाउन कर देगा अगर एंगल दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब दो साइड और एक एंगल का खेल चल रहा है। एंगल दिया है, एक साइड देगा तो दूसरी साइड पूछ लेगा। अब उन दोनों साइड के रेशियो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में किसी ना किसी के अंदर आएगा, तो साइन cos tan में आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग अ रोप स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड टाइड एट द ग्राउंड. The height of the pole is 12 meter and the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pole. अब एक पोल ले लो, ये मान लो कोई पोल है, ठीक है, ये पोल है। अब यहाँ पे इस पोल को लिया हमने, ये पोल है, और कह रहा है सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो रस्सी इस पे बंधी हुई। तो ग्राउंड लेवल पे एक हमने पहले ये ले लिया, ये ग्राउंड लेवल पे हमने, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है। और यहां पे हमसे कह रहा है जो रोप है, ये ले लो रोप, ये है रोप, जो टॉप ऑफ द, ये हमारे पास क्या है, रोप। तो मेरे भाई आप यहां पे ध्यान दें, कह रहा है सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो चढ़ाई करेगा किस पर, ग्राउंड लेवल पे जो हमारे पास रोप है जिसको स्ट्रेच करके टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ये हमारे पास वर्टिकल पोल ए बी है, ए बी इज द वर्टिकल पोल, ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है, क्या है, पोल, ध्यान दें, ये वर्टिकल पोल है। और कह रहा है द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर की है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड द एंगल मेड बाई, तो यहां पे जो एंगल हो रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है अपने पास, ये दिया गया है 30 डिग्री का, ठीक। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। तो यहां पे बताओ, यहां पे ये जो अपने पास जो रोप है, ये जो रोप है, इस रोप पे जब वो चढ़ाई करेगा इस टॉप ऑफ द पोल पे पहुंचने के लिए, तो इसकी हमें डिस्टेंस बतानी, दैट मींस ये हमें डिस्टेंस आपको बतानी है रोप की, सिंपल है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट। तो डिस्टेंस आपको ये कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक चीज बताओ यार, हमें परपेंडिकुलर पता है, ये हाइपोटेनस नहीं पता है, साइन फिर से लगा लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर 12 मीटर, ये पोल की हाइट हो गई, और ये हमारे पास रोप है जो स्ट्रेचिंग करके हमने यहाँ पे किसी पॉइंट पे बंधी हुई है, और जिस रोप पे ये चढ़ के जाएगा वर्टिकल पोल पे, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जिससे कि वो टॉप पे पहुंच जाए, तो ये हमसे पूछा गया है। तो इसको मैंने डिस्टेंस को क्या मान लूँ, डी मान ले रहा हूँ, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये 12 मीटर आ गया, ये डी आ गया, यहाँ से डी की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 × 12 मीटर, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 24 मीटर।
ये मेरे पास किसकी डिस्टेंस किसकी आ गई, या बोल दे लेंथ ऑफ द रोप बोल दो, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट, ठीक है, इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल इज 24 मीटर। बहुत सिंपल है, ठीक, देख लें जल्दी से। सिंपल है क्वेश्चन, इतना लैंग्वेज पे मत जाइए, उस पर आप केवल समझने की कोशिश करिए और समझ के अपना, अब ये नहीं है कि आपको यहाँ पोल सजा के बनाना है और रोप जैसी रोप आपको दिखानी है जिससे पता चले कि धागा था, पर इसे यहाँ कोई डिजाइन नहीं बनाना आपको, ठीक है ना, बस ये पहचानना था। डिस्टेंस में ये गलती ना कर जाना आप। अब वो चढ़ेगा तो रस्सी की हेल्प से चढ़ेगा किस पे, टॉप ऑफ द टावर पे, देखे होंगे आपने सर्कस के अंदर। तो ये पूछ रहा है इसकी जो डिस्टेंस कवर करेगा जिससे कि वो टॉप ऑफ द टावर पहुंच जाए, वो डिस्टेंस कितनी कवर करने वाला है, वो 24 मीटर की डिस्टेंस कवर करके टावर के टॉप पे पहुंचने वाला है। वर्टिकल पोल है तो वर्टिकल पोल पे के टॉप पे पहुंचने वाला है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखें मैं इस तरीके से बना ले रहा हूं, यहां पे ये हमारे पास 20 मीटर लॉन्ग की एक रस्सी पे ये चढ़ रहा है, चढ़ेगा, उस पे बता रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। उसी तरीके से ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, और इससे टाइट करके यहाँ पे क्या है, एक रोप बांधी गई है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ही बांधी गई होगी, ये रोप बांधी गई है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रस्सी है जो कितनी लंबी है, ये अब दे दिया है, रस्सी की लंबाई दे दी 20 मीटर। मान लो ये ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप सा बन गया। ये रोप है जिसकी लेंथ कितनी दे दी है, 20 मीटर की लेंथ दे दी है, जो कि टाइटली हमने स्ट्रेच करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बांध दी गई है, जो कि वर्टिकल पोल है। ये AB इज द वर्टिकल पोल है। और ये कह रहा हाइट ऑफ द पोल, ये अपने को हाइट बतानी है वर्टिकल पोल की। अगर ग्राउंड लेवल से मतलब कि ये इस रोप और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना रहा है वो क्या है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो सिंपल है यार भाई, बार बार हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं। 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो क्या लगा दोगे, इजीली साइन लगा दोगे। जैसे ही आप साइन लगाओगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यूनिट ध्यान रखेंगे, ये भाई आ जाएगा 1/2 h/20 मीटर आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे हाइट कितनी आ जाएगी, 20/2 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज 10 मीटर। ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। फाइनल आंसर ये, ठीक, देख लें इसको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहां पे a bridge across a river makes an angle of 45 degree with the river bank as shown in the figure। आपको डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है कि 45 डिग्री का ये एलिवेशन एंगल आपको बनाया गया है। तो हमारे पास ये जो दिख रहा है ना, ये अपने पास एक नदी है और ये अपने पास क्या है, ब्रिज है, पुल है। तो जो पुल की चौड़ाई नदी तक ये दिखाई दे रही है, ये 150 मीटर दिया है, लिखा ना, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज, ये अक्रॉस द रिवर जो लेंथ ऑफ ब्रिज है वो कितनी है, 1 यहां से लेके यहां तक कितनी है, 150 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, अब अपने से रिवर की विड्थ पूछी है, ये चौड़ाई पूछी है। तो यहां से इसको मैं मान ले रहा हूं D, क्या मान ले रहा हूं D, यहां से क्या मान ले रहा हूं इसको D, ठीक है। अब अपने पास ये मान लो ये B है, ठीक। तो अपने पास क्या क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, और अपने पास BC जो विड्थ है वो अपने को पूछी गई है। तो एक चीज बताओ, यहां से विड्थ जो है रिवर की जो चौड़ाई है वो पूछी गई है, और हमें अगर इस एंगल थीटा के लिए अगर 45 अगर मैं एंगल एलिवेशन एंगल है हमारा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, फिर से लगा दो क्या, साइन। तो यहां पे क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री, क्या आएगा, परपेंडिकुलर D, ठीक है ना, जो विड्थ हमने D मान ली है, ठीक है, और अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 150 मीटर। तो मेरे भाई बहुत आसान हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ये होता है D/150 मीटर। यहां से D निकालोगे, जो विड्थ ऑफ रिवर है वो कितनी आ जाएगी, 150/√2, इतने मीटर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, √2 का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ गया, 150, ये 150√2 अपॉन क्या आ जाएगा, 2, √2 इंटू √2 2, तो ये 75 टाइम्स चला जाएगा, इतने मीटर। तो दैट मीन्स हैंस द, आप लिख सकते हो हैंस द, क्या पूछा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ, तो विड्थ ऑफ रिवर इज
कितना 75√2 मीटर। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलो बस इतना ध्यान रखना किसका रेशियो लेके चलना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना जिसमें एंगल दिया होगा, तो एक साइड पूछी होगी, मतलब दो साइड और एक एंगल का खेल चल रहा है इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जर्वर, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दें। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक टावर ले लो भैया, ठीक है। ये हमने एक टावर लिया, एक टावर है और टावर से 28.5 मीटर दूरी पर, ये मैंने दूरी ले ली कितना 28.5 मीटर, 28.5 मीटर दूरी पर एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है। यहां पे एक ऑब्जर्वर है, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, आप सीधा लाइन भी बना सकते थे, ठीक है। ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट हमें कितनी दी गई है, ये है, इसकी हाइट हमें दी गई है कितना 1.5 मीटर ऊंचाई का है, इतना टॉल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि इसकी हाइट है ये हमारे पास, तो ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज। तो ये अब क्या है, ठीक है ना, बेबी है, बाबा होता तो हिज हर, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आंख से 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल है। तो एलिवेशन एंगल अगर आप बनाओगे तो पहले तो इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और फिर आपको यहाँ से ऑब्जर्वर ये है, मैंने केवल बना दिया, आप पॉइंट लेके चल सकते थे, ठीक है। आप यहाँ भी पॉइंट लेके चल सकते, जरूरी नहीं है कि आप इसको दिखाएं, यहाँ पे आप इतना भी लेके चल सकते थे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक। और इतनी ये जो है हमारे पास इतनी दूरी पे, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, ये दूरी लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये मत कहना सर खड़ा है इधर, मैंने इस लाइन को मान लिया 1.5 मीटर का, ठीक है, आप इसको खिसका के इधर ले आओ। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना है, वो है हमारे पास कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक। अब देखें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने पास, ये है अपने पास 45 डिग्री। अब मेरे भाई आप एक चीज बताएं, यहाँ पे 45 डिग्री की हाइट ऑफ द टावर पूछिए, तो टावर अपने पास तो ये पूरा कंप्लीट यहां से लेके यहां तक है ना, ये मान लो ए बी एक टावर है, ए बी क्या है हमारे पास, एक टावर है, और इस पे ये मैंने पॉइंट लिया है सी, क्या लिया है, सी पॉइंट। तो टावर तो एक्चुअली मेरे पास ए बी है ना, ग्राउंड लेवल से ही तो लेके चलोगे ना, टावर बीच में थोड़ी होगा। तो यहाँ पे तो ये भी मेरे पास टावर की हाइट मुझसे पूछी गई, मैंने इसको कैपिटल एच मान लिया, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने क्या लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने स्मॉल एच ले लिया, क्या लिया, स्मॉल एच। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये चीज है टावर की हाइट अपने को ए बी यहां से फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द टावर। मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये 1.5 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक भी तो 1.5 मीटर ही होगा, ठीक है। और अगर ये ग्राउंड लेवल पे, तो ये यहां से फुट ऑफ द टावर से लेके ऑब्जर्वर तक की जो डिस्टेंस है ये 28.5 मीटर है, तो ये भी तो 28.5 मीटर ही होगी, सिंपल। अब अपने को यहां पे आपने ए लिया, बी लिया, सी लिया, तो इसको डी ले लो। मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। तो आप देखेंगे आपके पास ये बेस है, इस थीटा 45 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर ए सी होगा
और बेस CD होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या यूज करेंगे आप, tan का, तो tan आप यहाँ पे यूज करेंगे 45 डिग्री। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, AC, और यहाँ पे अपने पास बेस क्या है, CD, AC का मतलब h स्मॉल h और CD का मतलब 28.5, इसी के पैरेलल है। यहाँ इतने मीटर, ध्यान रखिए यूनिट का बार बार, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h अपॉन 28.5 मीटर आ गया। यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो 28.5 मीटर ही आया। तो इसका मतलब है अपने पास ये वाली जो हाइट है, ये बच्चा अपने पास कितनी आई, 28.5 मीटर। बट अपने से ये वाली हाइट नहीं पूछी है, अपने से कंप्लीट पूछी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। तो अब आप क्या लिख सकते हो, हेंस देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर का मतलब AB, तो AB कैसे किसके इक्वल होगी, AC प्लस CB। तो आप देखेंगे यहां पे हमारे पास AB किसके इक्वल है, ये हाइट AC प्लस BC के इक्वल है, और AC अपने पास आ चुका है, कितना आया AC अभी बताया, h क्या है, स्मॉल h, यही तो AC है, यही तो AC है। तो AC अपने पास आया कितना, 28.5 मीटर प्लस CB इसके बराबर ही हो गया 1.5 मीटर, तो सिंपल सा ये कितना आ गया, 30 मीटर। तो फाइनल आंसर कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। तो ये 30 मीटर इसका फाइनल आंसर हुआ। तो ये कितना आया, 30 मीटर। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, समझ के चलेंगे हर चीज़ को, बहुत आसान लगेगा, करने की कोशिश करिएगा। आपको चीज़ें पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाते हुए बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी हिसाब से जो दिया गया उसकी हेल्प से जो पूछा गया उसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलें नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। अब यहां पे एक पोल दिया गया है, ठीक है, ये पोल है, यहां पे ये हमारे पास एक पोल है, ये हमारे पास क्या है, एक पोल है, ठीक। ये पोल हो गया मेरे भाई, और वो कह रहा है ये कितने मीटर का है, 4 मीटर का है, ठीक। तो ये हमारे पास 4 मीटर का एक पोल है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर की है। और ये मैंने मान लिया ये क्या है हमारे पास, पोल जो है इलेक्ट्रिक पोल जो है वो AB मान लो, जो जिसकी आपको हाइट कितनी, 4 मीटर की। बट वो कह रहा है ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। जो रिपेयर वर्क होना है वो इस टॉप से 1.3 मीटर नीचे की ओर होना है। इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो हुआ है वो टॉप ऑफ द पोल से 1.3 मीटर बिलो पे हुआ, जहां पे उसे रिपेयर वर्क करना है। तो यहां से आपको यहां तक मान लो मैंने इसको ले लिया 1.3 मीटर, कितना लिया, 1.3 मीटर, ये यहां पे कहीं इसको वर्क करना है, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहां पे क्या करेगा, इसको वर्क करना है, तो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर अपने पास इसको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, तो ग्राउंड लेवल पे अपने पास ये मान लो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपने पास ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ से आपको लैडर भी बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये यहाँ इस पॉइंट पे इसको रिपेयर वर्क करना है। तो यहाँ पे देखें, अब मैं इस पॉइंट को अगर A B लिया है तो इस C पॉइंट पे इसको अगर वर्क करना है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे लैडर रखी हुई है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमें लेंथ ऑफ लैडर अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप सीढ़ियों को इस तरीके से दिखाएं ऐसे करके, वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास ये हो चुका है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 60 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो इस रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो लैडर इसने लगाई है उस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जिससे कि वो 4 मीटर पोल से 1.3 मीटर पर नीचे की ओर आकर उस पर्टिकुलर फॉल्ट को रिपेयर कर सके। तो इस लैडर की लेंथ पूछी गई है अपने को, बहुत सिंपल है, ये 60 डिग्री दिया गया है। मेरे भाई आप मुझे बताइए, अपने पास
अगर ये 4 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 4 मीटर है, तो अगर मेरे पास यहां पे ए बी कितना है 4 मीटर, जो कि क्या है मेरे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है, और मुझे 1.3 मीटर टॉप से नीचे आके वर्क करना, रिपेयर वर्क करना है, तो यहाँ पे हमारे पास AC कितना है 1.3 मीटर। तो मेरे भाई बची हुई BC कितनी आएगी या CB कितनी आई, तो आप क्या करेंगे टोटल AB में से AC माइनस कर देंगे। अगर AB में से AC माइनस कर देंगे तो CB आ जाएगा अपने पास। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 माइनस का 1.3 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 और ये 2.7 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये आ गया CB। अब बात आई अपने पास ये 2.7 आ गया। अब मुझे आप बताएं यहां से लेके यहां तक कि अब इन ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो इन ट्राइंगल CDB यहां पे आप देखेंगे तो अपने पास ये परपेंडिकुलर है इस 60 डिग्री के लिए, ये अपने पास हाइपोटेनस है, तो साइन 60 लगा दो। तो क्या होता है साइन में परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल के लिए CDB में परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए क्या है CB, और हाइपोटेनस क्या है CD। CB कितना है 2.7, तो 2.7 है, नॉट 27, 2.7 मीटर। और CD कितना है, मैंने मान लिया लेंथ ऑफ लैडर इज स्मॉल l। तो अब आपने को साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2 होती है, बिल्कुल ये 2.7 मीटर हो गया, और ये लेंथ l। यहां से बेटा l निकाल लें आप तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 × 2/√3 आ जाएगा इतने मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 5.4/√3 मीटर, और सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे मैं इस चीज को दिखा दे रहा हूं। यहां पे देखेंगे यहां पे क्या आ जाएगा स्मॉल l, 5.4 √3 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। आपको नहीं पता है √3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे है, √3 3 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 से कैंसिल कर लीजिए इसको, एटीन टाइम्स आता है, 18 3 जा कितना होता है 54। तो ये पॉइंट लगा दो यहाँ पे और √3 ये आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैडर अपने को पूछा गया था, तो लेंथ ऑफ लैडर कितना आया अपने पास, ये आ चुका है लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ लैडर, ध्यान रखना क्या मीटर में। अब कहीं पे हो सकता है आपके पास जैसे 1.8 √3 आया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इतने मीटर, पॉइंट हटाएंगे तो 18/10 बन जाएगा √3, और 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप इसको, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो आप लेंथ को 9/5 √3 मीटर भी दिखा सकते हैं। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि √3 की वैल्यू आप 1.7321 रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर 1.8 √3 मीटर या 9/3/5 मीटर। ठीक, देख लें इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है कुछ नहीं क्वेश्चंस में, बस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, समझने के बाद आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के दौरान देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ ऐसी पता है जिनकी हेल्प से पूछी हुई चीज़ निकाली जा सके, तो वहाँ कहीं ना कहीं उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन का यूज़ हो रहा होगा। अब आपको पता है रेशियो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक में पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से आप आसानी से साइन कॉस टेन का पता कर लेंगे, क्योंकि 3 का ही 3 रिवर्स होते हैं 6 में। और वहाँ से आप देखेंगे एंगल पूछा जा रहा है, या परपेंडिकुलर वाली साइड पूछी जा रही है, या बेस वाली साइड पूछी जा रही है, या हाइपोटेनस वाली साइड पूछी जा रही है, बस इन्हीं में क्वेश्चन खेलते हैं और कुछ होता ही नहीं है। अरे ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो देखो एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो टावर के फुट से 40 मीटर दूरी पर है, जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टावर के टॉप से 30 डिग्री का बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
टॉप ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। मेरे भाई इसमें भी कुछ खास नहीं, देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूं समझाने के लिए, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज और कर लो, मैं आपको अभी समझा देता हूं, डायग्राम थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं। यहां पे देखें, और ये मेरे पास ऐसे, अब एक तरीके से टैंक जो ये है, अब समझ लें यहां पे मैंने किसको क्या लिया। यहां देख लें कि ये मेरे पास पहले तो इतना पॉइंट देखें, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि क्या है 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर तो बेटा ये है ए बी, ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, ए बी हमारे पास टावर है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जा रहा होगा टावर तो यहां से होगा, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। टावर हमने ले लिया ए बी, कह रहा है इसके फुट से 40 मीटर दूरी पे, मान लो इसके पॉइंट मान लिया 40 मीटर डिस्टेंस पे कोई सी पॉइंट है 40 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो एलिवेशन एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप तो ये है ना, और यहां पे पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री का है। फिर वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक। तो मेरे भाई वाटर टैंक कहां पे है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक है, और उस वाटर टैंक के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द टैंक का बनाएंगे, तो ये मेरे पास 45 डिग्री का है, ये है। तो ये इसका मतलब मैंने ए बी लिया, ये सी लिया, ये डी ले लो। तो यहां पे ये क्या है मेरे पास, ये टैंक है, टैंक की हाइट है, और ये क्या है मेरे पास, ये टावर की हाइट है, सिंपल। अब टैंक के टॉप से पॉइंट पर एलिवेशन 45 का है और टावर के टॉप से 30 डिग्री का है, सिंपल। अब क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द टावर बताइए। टावर की हाइट मान लो मेरे भाई ये अपने पास h1 मीटर है। डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ टैंक की पूछा ही है, गहराई देखनी है तो ये मान लो h2 है, तो हाइट ही, गहराई क्या है h2 मान लो। तो ये हमने मान लिया, चलिए लग जाए क्वेश्चन करने में। तो देखें मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, तो मुझे बताओ आसान, अपने सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं, जैसे मैंने कहा इन ट्राइंगल, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए सी बी, ए सी बी। तो ए सी बी में हमारे पास क्या क्या है, अब हाइट टावर की ए बी है, और ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल जो दिया हुआ बेस 40 मीटर का दिया, तो आपको परपेंडिकुलर 30 डिग्री। भाई ए सी बी में कौन सा एंगल लेके चलोगे, ये 30 डिग्री का। तो यहाँ पे सिंपल चीज है, 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगी टावर की हाइट, और ये बेस दिया परपेंडिकुलर, और बेस के लिए 10 लगाएंगे, तो 10 30 का यूज कर लेंगे। 10 30 में परपेंडिकुलर हमारे टावर की हाइट क्या है, h1, इस ट्राइंगल में ही देखना, इतने में ये h1, और बेस कितना है 40 मीटर। अब यहां से 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी है तो पहले उसे सीखे, तभी इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकेंगे। तो यहां पे देखें 10 30 की वैल्यू h1/40 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइट ऑफ द टावर बता दीजिए 40 मीटर, इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है। अब दूसरी चीज हमसे क्या कह रहा है, समझ लें। यहां से अगर मैं वैसे करके बताऊं तो यहां से h1 और सॉल्व कर लें, 40√3/3 आ जाएगा इतने मीटर, ठीक। अब मेरे पास यहां पे क्या कह रहा है, अब इन ट्राइंगल देखेंगे किसमें, नाउ ये h1 है क्या, एक्चुअल में h1 है हमारे पास हाइट ऑफ टावर। अब मैं ना इन ट्राइंगल, अब मैं बात कर रहा हूं इस बड़े वाले DCB की, DCB में क्या है हमारे पास, अब ये पूरा हमारे पास परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक होगा, यहां तक, और ये तो हमारे पास ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ये किस में आएगा, 1045 में। 1045 में क्या लेके चलेंगे, DB/CB।
dv कितना है h2 प्लस h1, h2 प्लस h1 भाई dv क्या है da और ab का समेशन, और cv कितना है 40 मीटर। सिंपल। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, h2 और h1 की वैल्यू यहाँ पे अपॉन 40 मीटर, तो यहाँ से ओवरऑल h1 प्लस h2 कितना आया 40 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया। अब मेरे को बताइए आपको h1 यहाँ है, h2 निकालना है, तो h2 कैसे निकालेंगे, h2 कैसे निकालेंगे 40 मीटर में से h1 को माइनस कर देंगे। अब h1 को देखें यहाँ पे कि h1 हमारे पास कितना है, h1 देखें ये रहा 40√3/3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 40 इंटू 1.7321 अपॉन 3, इसको आप सॉल्व कर लें। यहां से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 23.1 मीटर की समथिंग। आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, 40 में 1.732 का मल्टीप्लाई करना अपॉन 3 कर देना, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 23.1 मीटर। और इसको h2 निकालने के लिए क्या करोगे आप, 40 में से 23.1 मीटर माइनस कर दोगे तो आपके पास ये h2 मतलब हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ द टैंक आ जाएगा h2 की वैल्यू। अब 40 में से 23.1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 16.9 मीटर, 16.9 मीटर। ध्यान रखो, तो ये मेरे पास क्या निकल के आया मेरे भाई, h2 क्या है हमारे पास, ये h2 क्या है डेप्थ ऑफ टैंक। तो डेप्थ ऑफ टैंक हमारे पास कितना आया, ये है h2, कितना आया 16 ये आया हमारे पास 16.9 मीटर, इतनी गहराई की टंकी है। और हाइट ऑफ द टावर कितना आया 23.1 मीटर, ये आया 23.1 मीटर। तो ये और ये दो चीज फाइंड करनी थी, आसानी से कर ली। आप इसको देख लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको ध्यान से करें, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कोई खास नहीं थी, मैंने क्या 40 इंटू √3 की वैल्यू रख दी अपॉन 3, आप करेंगे 23.1 आ जाएगा, 23.1 को माइनस कर देंगे टोटल में से। अगर ये 23.1 आया है तो आप इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगी। और ये कितनी आई थी, तो अगर ये 45 डिग्री का है तो जितनी ये 40 मीटर आई थी तो इन दोनों का सम भी 40 मीटर आएगा। अब ये 23.1 है तो 40 में से अगर 23.1 माइनस कर देंगे तो ये 16.9 आ जाएगा अपने पास। चलिए जल्दी से कर ले, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिक टर्म आपको आने चाहिए कि हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, डायग्राम बना लिया है। और फिर मैंने बताया आपको कि बहुत आसान होते हैं, बट आपके लिए पहली बार है, अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे भी हैवी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको लेक्चर को देखते हुए घर पे इनको फिर से ट्राई करना है क्वेश्चंस को, तो इसलिए बिल्कुल निराशा नहीं रखनी अपने मन में, ठीक है। क्योंकि पहली बार जब हमने भी सीखा था तो हमें ऐसे नहीं आ गया था कि डायग्राम तुरंत, कहीं ना कहीं गलती डायग्राम में ही हो जाती थी। तो बड़ प्रॉब्लम में केवल ये है कि इसको आप समझें क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसके थ्रू आप डायग्राम को ड्रॉ करके बना लें, जो चीज दी है उसको रख लें, जो चीज नहीं दी है और जिसका पता करना है वो दी गई चीजों की हेल्प से ही हमें निकालनी होती है। बहुत आसान होता है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं कर रहा हूं कि कुछ अलग से मैं ला रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखें। वैसे तो आप वैसे वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई करें और ट्राई करने के बाद इसको देखें कि आप सही कर पा रहे हैं। अगर आप सही कर पा रहे हैं तो इस लेक्चर का आपको मकसद क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक कोई पर्सन है जो रिवर के मतलब कि नदी के किनारे पे खड़ा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। पहले बात तो एक पेड़ खड़ा है यहाँ पे, अब पेड़ में बनाऊंगा नहीं, मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं, और ये नदी का एक किनारा है और यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है पर्सन, ये नदी की चौड़ाई हो गई, तो ये हमारी विड्थ ऑफ रिवर हो गई। ये क्या है,
यहाँ पे ब्रीथ ऑफ रिवर दिया हुआ है, ब्रीथ बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है ना, ब्रीथ ही है ये, ब्रीथ ऑफ रिवर, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल कब बनाएगा? ये पेड़ है, यहां से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहां से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको देख रहा है पेड़ को, तो यहां से यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री का। कह रहा है व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब ये एक नदी का छोर है, एक छोर हमारे पास ये है, ये मेरे पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक पर्सन है, पर्सन जो मैं पॉइंट के फॉर्म में मान रहा हूं, ठीक है। अब पॉइंट आप इनको मान लो, ये ए बी एक ट्री है, सी एक पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन को जरूरी नहीं कि आप बना के ही दिखाएं। कह रहा है कि इस किनारे से जब पर्सन क्या करता है, इस किनारे से जहां पे खड़ा हुआ वहां से 20 मीटर पीछे की ओर, अब ये नदी पेड़ की ओर नहीं, उससे दूर ऐसे करके चल रहा है, तो यहां से 20 मीटर दूरी पर जब आता है, तो यहां से लेके यहां तक ये आ गया 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर। फिर वो कह रहा है तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का बना रहा है, तो एंगल कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। अब जो एंगल है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये बन गया एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान दें। ये 30 डिग्री का, और ध्यान करो मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि ये मेरे पास पेड़ है, यहां पे अगर ऑब्जर्वर पहले इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो जो एलिवेशन एंगल था, अब ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट से दूर आ रहा है, तो भैया 20 मीटर दूरी पे आया, पीछे की ओर आया, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल हमारा कम हुआ, डिक्रीज हुआ। यही मैं आपको थ्योरी में बता रहा था पॉइंट। अगर ये यहां पे ऑब्जर्वर होता और फिर ये इसकी ओर आता, तो यहां पे कहीं जो एलिवेशन एंगल बनता वो इससे बड़ा होता। ये थ्योरी में पढ़ के आए थे हम लोग, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है 30 डिग्री का, अब हमसे कह रहा है तो आपको ये बताना है कि पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, ये h मान लो, ये कोई पेड़ है, ए बी हमने एक ट्री लिया है जिसकी हाइट को हमने h ले लिया है, एंड द ब्रीथ ऑफ रिवर, और रिवर की आपको ब्रीथ बतानी है, तो सिंपल चीज है, ये मान लो x, क्या मान लें? x, ये हमने क्या ली? x, यहां से लेके यहां तक, तो मेरे पास यहां तक, ठीक। अब मेरे पास ये चीजें हैं, तो एक चीज बताओ मेरे को, क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल को अलग अलग लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन ट्राइंगल, अब ये पॉइंट ले लो, ये मैं D मान ले रहा हूं, A C और B, A C B में, तो क्या लेंगे? परपेंडिकुलर है, बेस है, तो ऑब्वियसली 10 लेंगे, तो आप यहां पे लेके चलेंगे 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या? हाइट ऑफ h मान लिया हमने, ट्री की हाइट, और इसकी विड्थ हमने ले ली x, तो बेटा यहां से √3/1 होता है, ये हो जाएगा h, और यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो ये √3x आ जाएगा। तो √3x क्या आया? h, हाइट ऑफ, ये आ गई हाइट ऑफ क्या? ट्री, बट x की वैल्यू अननोन है, अभी पता नहीं है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लेके चलेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल अभी लिया था ACB में, अब लेंगे ADB में, तो इन ट्राइंगल ADB, तो अब यूज करेंगे फिर से परपेंडिकुलर और बेस ही है, तो 1045, तो 1045 परपेंडिकुलर अभी भी क्या होगा? AB है, मतलब हाइट h, और बेस अब कितना हो जाएगा? इस 30 यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री है, तो अब इस 30 डिग्री के लिए बेस तो ये पूरा हुआ ना DB, भाई यहाँ पे बेस था x का मतलब CB, इस ट्राइंगल के अंदर ये बेस था, अब बेस हो गया ये DB, तो इसका मतलब बेस कितना होगा? 20 + x, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, h/20 + x,
यहां से आप क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से जब आप √3h क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 20 प्लस x हो गया। अब आप मुझे बताइए कि आपको एक तो x भी बताना है और h भी बताना है, तो क्या करें, क्यों ना हम इस h की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास क्या होने वाला है मेरे भाई, अब यहां पे अगर आप देखेंगे √3h, h की वैल्यू कितनी है, √3x, तो इस h की जगह पे हम लिख सकते हैं √3x 20 प्लस x। तो बेटा यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3x इक्वल 20 प्लस x, और यहाँ पे देखेंगे 3x माइनस x इक्वल क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे 2x आ गया 20, और बेटा मीटर चल रहा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये 20 मीटर दिया, तो अगर ये मीटर में तो सब कुछ मीटर में आएगा, ये डिस्टेंस भी है, हाइट भी, ठीक है। तो ये आ गया इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो यहाँ पे ये रिवर की जो ब्रीथ है, ये हमारे पास जो ब्रीथ ऑफ रिवर है ये आया 10 मीटर, हेंस द ब्रीथ ऑफ रिवर इज 10 मीटर। अब बात आई हाइट की, तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कहाँ रख दो, इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां से अगर h की वैल्यू √3 इंटू x था और x की वैल्यू अब फाइंड आउट हो चुकी है कितनी, 10 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इज 10√3 मीटर। अब चाहें तो आप यहां से √3 की वैल्यू रख सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.7321 होती है, तो यहां से आपके पास ऐसे करके 117.32 आ जाएगा इतने मीटर, ठीक है। तो ये अपने पास 10√, ये आ गया 10√3, या 10√3 लिख दें, या 10 इंटू 7.7321 इसकी वैल्यू रखें और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 इतने मीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आया अपने पास, 10 मीटर। तो यही दो चीज़ें पूछी हुई हैं, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। पहले हमने h की हेल्प से x निकाला और फिर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रख के h की वैल्यू हाइट ऑफ ट्री निकाल ली, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को, और अगर आप और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले आप इस पूरी वीडियो लेक्चर को पहले देखें, और अगर इससे पहले भी आप ट्रिग्नोमेट्री के वो 8 लेक्चर, जितने भी 8 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका हूं मैं, तो प्लेलिस्ट में जाके वो 8 लेक्चर आपको पहले सर्च करने हैं और उनको बारी बारी से देख लेना, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। फिर उसके बाद अगर आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, दैट मींस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करेंगे, तो उससे पहले टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से के टाइम पे मैंने बताई थी, और उसके बाद आपने जो केसेस हैं जो मैं करा रहा हूँ उनको आप बारीकी से समझेंगे, एक एक करके घर पे बैठ के ट्राई करेंगे। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको देख के आपको ट्राई करना है, और ट्राई करते हुए एक बार तो आपने मेरे साथ लगाया, उसके बाद आपने घर पे इनको क्वेश्चंस को लिखा होगा, फिर लिखने के बाद इनका बिना सोल्यूशन से इनको वापस से खुद से करके देखें। एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस चीज़ के कंप्लीट केसेस को लेके आपको करा चुका हूँ इस चैप्टर के, तो आप फिर किसी भी क्लास, इसका अपने 10th स्टैंडर्ड की, चाहे एकेडमिक चाहे बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और चाहे NTSC NTNC ऐसी, और या ओलंपियाड, NTSC तो जानते हो ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, तो इन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। और पूरा वीडियोस जब ये सभी हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, तो लास्ट में मैं आपको, लास्ट लेक्चर में आपको मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी बताने वाला हूं, जिससे कि आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन देख के टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने को, तो वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहें और मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, ठीक है, पढ़ाई जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।